हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आपका साथी शशांक शर्मा आपके सामने आज दोबारा कुछ लॉ से रिलेटेड बातें लेकर आया हूँ। उस दिन हमने जैसे टीपीए के बारे में डिस्कस किया था, आज भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए आज का वीडियो शायद थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहे। अगर नहीं रहे तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूवाइज इट, और अगर कोई चीज़ छूट जाए तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। एनीवेज, पढ़ाई की बातें करेंगे, बट उससे पहले और एक ज़रूरी बात। लॉकडाउन का सफ़र चल रहा है, जारी है एज इट इज़। हम सभी बंद हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। घबराना नहीं है, बस डटे रहना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पर्सनैलिटीज़, वैसे तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ रही हैं हिस्ट्री की, लेकिन कई महान महान शख्सियत रही हैं। जैसे मोहम्मद गौरी, इज़ अ मैन ऑफ टेम्परामेंट। राणा प्रताप, मैन ऑफ टेम्परामेंट, जो बर्दाश्त करते थे, मतलब टॉलरेट करते थे। टॉलरेंस बहुत ज़बरदस्त था इन लोगों का। गिरते थे फिर उठते थे, गिरते थे फिर उठते थे। यही एक जज्बा था। वॉरियर्स का ये एक जज्बा होता है, और इसी जज्बे की इस वक्त ज़रूरत है हम सभी को। टफ टाइम अगर किसी पर आया है तो वो भूल जाए कि वो बदकिस्मत है। वो ये मान ले कि वो खुशकिस्मत है, ऊपर वाले का हाथ है उसके सिर पे, इसीलिए उसकी ज़िंदगी में टफ टाइम आया है। ये इस बात को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि अगर टफ टाइम आया है तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। टफ टाइम इज़ द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट टीचर, याद रखिएगा। महाभारत का एक बहुत ही ज़बरदस्त हीरो मेरे लिए कर्ण, मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब फॉर मी ही इज़ द हीरो ऑफ द महाभारत। मतलब हर तरह की परेशानी उस व्यक्ति के साथ, उसकी मजबूरी थी अधर्म का साथ देना, वो अलग बात है, बट उस पूरी लड़ाई में सोचिए उसके कवच और कुंडल ले लिए गए, यानी जो इम्यूनिटी थी वही ले ली गई। दो दो श्राप उसके साथ चल रहे कि जिस वक्त उसको रथ की जरूरत पड़ेगी रथ साथ छोड़ देगा, जिस वक्त उसको अपनी शक्ति की जरूरत पड़ेगी वो शक्ति उसके काम नहीं आएगी। फिर भी लड़ रहा है, उसे पता था हारने वाला है, फिर भी लड़ रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल द मैन ऑफ टेम्परामेंट। ये पैदा करना बहुत जरूरी है, और यकीन मानिए ये हम सबके अंदर आ सकता है। उपाय एक ही है, मेडिटेशन, और कोई तरीका नहीं है। सोच के समझ के मनन चिंतन करके, अक्सर लोग देखते हैं इस वक्त सीरियल्स देख रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए चर्चा भी होती है, सभी के घरों में होती है, हाँ हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कैसे, वो रास्ता क्या है? मनन चिंतन करना बहुत अच्छी बात है, और उससे एक हद तक बहुत थोड़े से लेवल तक वो अचीव भी हो जाता है। बट जिसको कहते हैं ना बेसिक लेवल पे काम करना, बेसिक रिफॉर्म्स, रूट्स पे काम करना, और रूट्स पे काम नहीं हो पाता। रूट्स के लिए सर मेडिटेशन ही जरूरी है। मैं बार बार स्ट्रेस देता हूं मेडिटेशन पे। कोरोना वायरस का टाइम है, कोरोना वायरस का अटैक किसी को भी हो सकता है। बाई चांस आपका ये साथी चल दे, आज है कल नहीं, मान लीजिए, तो मेरी ये बात तो याद रह जाएगी कि हाँ दिस इज समथिंग, मेडिटेशन। तो इसलिए इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, समय का कुछ भरोसा नहीं है, तो हम रहे ना रहे, विचार जरूर जिंदा रहे। दैट्स अ पॉइंट। एनीवेज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बेसिक चीज, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हैं, सभी के एनसीईआरटी की फ्रंट बुक पे, ज़्यादातर फ्रंट पेजेस पे या तो गांधीयन तैलिस्म लिखा होता है, या गांधीयन तैलिस्मान लिखा होता है, या फिर प्रीएम्बल होता है। और जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी अक्सर पढ़ के निकल जाते हैं, रटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझ नहीं आता। सबके साथ प्रॉब्लम, मेरे साथ भी, मैं भी आज तक सीख ही रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें देखिए, पढ़ने का एक ही तरीका है, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो एक अभाव रहा है, जिस अभाव को फिल करना है, अभाव रहा है कनेक्टिविटी का, कि कनेक्टिविटी नहीं सिखाई जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सब्जी काटना तो सीख जाते हैं बच्चे, लेकिन लॉ के वर्ड्स, या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वर्ड्स को ब्रेक करना नहीं सीख पाते। फॉर एग्जाम्पल, एनफोर्सेबिलिटी, एक टर्म है एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे और बहुत जगह पढ़ते हो एनफोर्सेबिलिटी। अब बच्चों से पूछा जाता है कि एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है, तो वो रिप्लाई देंगे सर एनफोर्स हो जाता है। क्या
एनफोर्स कैसे? एक तो हर एक कॉन्सेप्ट पे अगर आपने व्हाट, व्हाई, हाउ समझ लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, फिर कहीं नहीं जाना, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट के व्हाट, व्हाई, हाउ पर अगर आप वर्क कर गए तो फिर तो टेंशन ही फ्री हो, फिर तो समझ लो आपको कॉन्सेप्ट आ गया। तो बच्चों से जब पूछा जाता है एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है तो वो बस ये कह के रह जाते हैं हाँ सर वो एनफोर्स हो जाना। गलत तो नहीं कहते, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती। जब तक दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। सुपर 30 मूवी आई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि आनंद सर ने लॉ देखना सिखा दिया, अब हम कॉन्सेप्ट्स देख सकते थे। जैसे जो लोग वेदों के ज्ञानी हैं वो लोग जानते हैं मंत्र दृष्टा, जो ऋषि मुनि रहे हैं जिनको मंत्र दिखते थे, ऐसे ही उस मूवी में दिखाया है कि आनंद सर ने हमें कॉन्सेप्ट देखना सिखा दिए। सर इसी को कहते हैं नशा, इसी को कहते हैं नशा। अगर ये आ जाए तो फिर क्या बात है। एनीवेज, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं हर चीज को इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। कोई बेटर तरीका हो तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिएगा, तो मैं भी फिर उस पर वर्क करूंगा, क्योंकि इट्स अ लर्निंग फेज। बाय द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, सीखना ही जिंदगी है, स्टूडेंट बने रहना है अंतिम क्षण तक है। तो एनफोर्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो लेट्स जस्ट ब्रेक इट। अगर एनफोर्सिबिलिटी समझना तो ब्रेक कर दो, एक निकले, जैसे ब्रेक करोगे तो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, एक होगा एनफोर्समेंट, एक होगा एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, दैट इज एबिलिटी। मतलब एबिलिटी टू गेट एनफोर्स, एनफोर्स होने की कैपेसिटी, एनफोर्स होने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी। अब अगला सवाल उठता है सर एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? तो फिर बच्चे कहते हैं अरे एनफोर्स हो जाना। अरे एनफोर्स हो जाने का मतलब क्या हुआ? तो एनफोर्स हो जाने का मतलब होता है हैविंग सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। एनफोर्स हो जाने का मतलब होता है हैविंग सर्टेन वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ एंड हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट। दो चीजें, हैविंग वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ की निगाहों में कोई वैल्यू है आपकी और आप एनफोर्स हो सकते हैं, आपका बाइंडिंग नेचर है कि आप बाइंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एनफोर्समेंट। तो एनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज हैविंग सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ एंड हैविंग बाइंडिंग इफेक्ट एंड एबिलिटी। तो तीन चीजों को कनेक्ट करो, बन जाएगा एनफोर्सेबिलिटी। अब जहां कहीं भी लिटी इस तरह के वर्ड्स मिले तो समझ जाना, ब्रेक करो, एबिलिटी साथ में जोड़ दो, ठीक है। एनीवेज, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीएम्बल की। मुझे याद है मैं दिल्ली में एक संस्थान में पढ़ाता था पहले, तो वहां पर एक काफी सीनियर टीचर थे, हो सकता है मुझे सुन रहे हो या मेरे आसपास के साथी सुन रहे होंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के टीचर थे, उन्होंने 12-13 साल कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क किया था, बहुत सीनियर फैकल्टी थे। तो उनके सामने जब कोई और टीचर आता था डेमो देने के लिए तो वो अक्सर कहते थे एक काम करिए, प्रीएम्बल के हमको खाली चार्ट हो वो बता दीजिए, पिलर, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा टीचर्स बता नहीं पाते थे, और मैंने भी कई बार पूछा, उन्होंने बताया नहीं। अब पता नहीं मैं सही उस पर समाधान पे पहुंच पाया नहीं, लेकिन जो मेरी अपनी एक एक्सप्लोरेशन या मेरी अपनी डिस्कवरी रही, उस बेसिस पर 4 पिलर्स, मुझे एक अलग तरह के पिलर्स मिले हैं। तो मुझे भी आज जो हम प्रीएम्बल की बात करने जा रहे हैं, उस प्रीएम्बल को मैंने 4 पिलर्स में तोड़ा है। पहला, वी द पीपल ऑफ, प्रीएम्बल है क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू दिस दिस इज दैट। इसको 4 पिलर में एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला पिलर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के, लेकिन वो 4 पिलर्स की बात कर लें। तो पहला क्या है? सोर्स। प्रीएम्बल मीन्स व्हाट? इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज का प्रीएम्बल मतलब उसका इंट्रोडक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरा समझना है तो प्रीएम्बल समझ लो। लिटरली अगर प्रीएम्बल का एक एक वर्ड आप समझ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बच्चों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, और कॉन्स्टिट्यूशन समझना ही पड़ता है, बैकग्राउंड में चलता ही है, कुछ कर नहीं सकते आप। तो वी द पीपल मतलब सोर्स, कि प्रीएम्बल का जो सोर्स है वो कहां से आ रहा है? वी द पीपल से आ रहा है। सेकेंड, हैविंग solemnly resolved to constitute India into S3DR, मतलब sovereignty, socialist, secular, democratic republic. Sir, this is the nature. This is the nature. तो पहला क्या था? सोर्स। दूसरा क्या है? नेचर, नेचर ऑफ प्रीएम्बल। वन इज सोर्स, दूसरा नेचर ऑफ प्रीएम्बल। थर्ड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है, क्यों लाना चाहते हो? सर हमें जस्टिस देना है। अच्छा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी देनी है। So this is the objective, this is the purpose. So third pillar is what? Purpose. Third pillar क्या है ये? Purpose. Purpose और objective। चाहते क्या हो?
सर ये 4 चीजें लेकर आना। अच्छा, और ये लास्ट में क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 ऑफ नवंबर 1949। तो ये रहे 4 पिलर्स अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है सर के अकॉर्डिंग कुछ और हो, तो अब मौका मिलेगा तो मैं जरूर पूछूंगा। एनीवेज, अब इसका डाइसेक्शन शुरू करते हैं। स्लाइसिंग ऑफ द प्रीएम्बल शुरू करते हैं। देखिए, आगे से अगर पढ़ें तो इस तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे पीपल पर आओ वहीं रुक जाओ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सिटीजनशिप भी पढ़ना होता है, सिटीजन के बारे में पढ़ना होता है। तो वी द पीपल, ये पीपल है कौन? पीपल है सर सिटीजन्स। इन जनरल बात कर रहा हूं। जनरली इट इज टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यानी कि आपको यहां पर सिटीजनशिप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कि प्रीएम्बल आपको गाइड कर रहा है, ये बता रहा है कि हाँ उस लोगों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, सिटीजन्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। वी द पीपल, वो कौन से पीपल है? वो सिटीजन्स हैं ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। सर टेरिटरी की बात कर रहा है, टेरिटरी की। आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक आपकी इंडियन टेरिटरी है। ओके, तो यूनियन एंड इट्स स्टेट्स जो पूरी बात करी गई है, टेरिटरीज की जो बात करी गई है, वो आप यहां से पढ़ते हैं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसलिए आपको टेरिटरी के बारे में जानना जरूरी है। हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू S3DR। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये बात करने जा रहे हैं नेचर की, कि इसका नेचर कैसा है। आपका नेचर कैसा है? आप अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है आपका नेचर? एसेंस कैसा है आपका? एसेंस, नेचर। तो सॉवरेन है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एक एक वर्ड को समझते हैं। सॉवरेन, सॉवरेन मतलब हैविंग एन एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड इंटरनल सॉवरेनिटी। नोबडी कैन इंटरफेयर इन योर मैटर्स। जो आपने सोच लिया, आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आप किसी से राय नहीं मांगेंगे, जो आपका डिसीजन है वो फाइनल है। सॉवरेन। ओके, देन सोशलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सोशलिस्ट। मैंने अक्सर बच्चों से पूछा कि यार सोशलिस्ट क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे यही रिप्लाई करते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज इक्वली, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये रिप्लाई होता है बच्चों का, और ज्यादातर लोग यही समझते हैं। सोशलिस्ट सुन के हमारे जहन में यही चीज आती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मान के देखिए, सोच के देखिए, इस दिमाग को थोड़ा सा जिंदा करिए। अगर यही डेफिनेशन होती तो हम सबके सब या तो साइकिल पे घूम रहे होते, या सबके सब कार में घूम रहे होते, या सबके सब बाइक पे घूम रहे होते। लेकिन आज हमारे बीच में एक अंबानी जी भी है और एक नॉर्मल आदमी भी है। अगर ये डेफिनेशन होती कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो सर फिर ये एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता सोसाइटी में। ये अलग अलग क्लासेस एग्जिस्ट नहीं कर पाती कि अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। अगर सोशलिस्ट की डेफिनेशन होती कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर ये होती तो अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, यार अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कुछ और डेफिनेशन है। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन समझते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है गांधीयन सोशलिज्म। हम लोग गांधीयन सोशलिज्म कहते हैं, लेकिन गांधीयन सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? मतलब तो बताओ। गांधीयन सोशलिज्म मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ध्यान से समझना इस बात को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इज, that we all have got the equal distribution of opportunity। सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटी बांट दी जाए। आर्टिकल 16। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर सभी को अपॉर्चुनिटी बांटनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर ये सब छोड़ना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, मजबूरी है सर आपकी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बांट रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी बांटनी है। एंड दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मैंने प्रीवियस क्लास में एक बात बोली थी कि वी आर 80% कैपिटलिस्ट। सही बात है, 80% कैपिटलिस्ट है, क्योंकि जो थोड़ा सा फैक्टर है, कुछ चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में, बाकी सब प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। सो कैपिटलिज्म का मतलब हो जाता है रोटेशन ऑफ वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट।
कैपिटलिज्म का मतलब हो जाता है रोटेशन ऑफ वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट। मेरे पास पैसा आया, मैंने बैंक में लगाया, बैंक ने मुझे लोन दिया, बैंक ने किसी थर्ड पर्सन को लोन दिया, बैंक के पास इंटरेस्ट गया, फिर बैंक ने वो, ताकि बैंक के लिए और लोन दे पाएगा। दिस इज द रोटेशन ऑफ वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट। और सर कैपिटलिज्म का एक बेसिक फीचर होता है, कैपिटलिज्म अट्रैक्ट्स टैलेंट। यहाँ टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है हमारे यहाँ सर, टैलेंटेड, कैपिटलिज्म का नेचर है, टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी को बांट रहे हो तो सर फिर विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, दलित क्लास को एम्पावर करना पड़ेगा, आपको फिर एम्पावरमेंट लाना पड़ेगा, हर एक क्लास को बराबर करना पड़ेगा, यह आपकी मजबूरी है। इसीलिए 14, 15, 16, 17, 18 सबको, सब में ये सारे प्रोविजन डाले और सभी इक्वलिटी की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए अनटचेबिलिटी को हटाओ, टाइटल को हटाओ, क्योंकि अगर ये सब चीजें प्रिवेल करेंगी सर तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगी, सबको बराबर तौर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कल कोई विमेन जिसको आप सप्रेस कर रहे हैं वो हाईली टैलेंटेड हो और आपके लिए फायदेमंद निकले, आपकी देश की इकोनॉमी में कुछ अलग ही जान डाल दे, लेकिन आप उसे सप्रेस करके बैठे ऑन द बेस ऑफ क्लास और क्रीड और व्हाटएवर द थिंग इज। तो इसीलिए जब कैपिटलिज्म आता है तो स्लेवरी खत्म हो जाती है, बॉन्डेड लेबर, बेगरी खत्म करो। 23 और 24, 23, 24, आर्टिकल 23, 24 कनेक्ट कीजिएगा प्लीज। मैं प्रीएम्बल बता रहा हूं लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स की कनेक्टिविटी बता रहा हूं आपको, कनेक्ट करते जाइएगा कि आपको कैसे वहां पर कनेक्ट करना है आर्टिकल्स को, ठीक है? तो बॉन्डेड लेबर, बेगर हटाओ। क्यों? क्योंकि हम टैलेंट बांट रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी बांटनी है सर सबको, तो सबको टैलेंटेड बनाना है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इज, सोशलिस्ट इज। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, विवाद से भरा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ लोग लड़ते रहते हैं, मतलब नहीं पता होता, सेक्युलर। किसी को बेटर डेफिनेशन बताओ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेक्युलर, सोच के देखो। अब सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है सर रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। एक विवादास्पद घर में, जिस घर में बहुत कलेश हो रहा हो, वहां के बच्चे जनरली नहीं पढ़ पाते, बड़ी प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए पढ़ाई करना। हालांकि जहां प्रॉब्लम्स होती है वहां के लोग सक्सेस रेट ज्यादा होता है, क्योंकि जहां जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी सक्सेस। बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि जिस घर में ज्यादा कलेश होगा वहां पे बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत बड़ी रुकावट होती है। अब बात समझना कि ये मैंने बात यहां पर क्यों बोली है, सेक्युलरिज्म के टर्म्स में मैं इस बात का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं, कनेक्ट करना दोनों चीजों को। सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजियस टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म मतलब आप सर रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन। सेक्युलरिज्म मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, रिलीजियस टॉलरेंस। सोच के देखो, मान लो मेरे साथ 4 और लोग हैं, एक को डायबिटीज है, एक का गला खराब है, एक ठंडा नहीं खाता, और मैं कहता हूं चारों को मुझे मिला के पांचों के पांचों आइसक्रीम खाएंगे। अगर खाएंगे तो सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे और कुछ खाएंगे नहीं। एक का गला खराब है, वो निमोनिक है, उसको निमोनिया हो रखा है, उसको मैं आइसक्रीम खिलाने के लिए कह रहा हूँ। एक को डायबिटीज है, मीठी चीज खा नहीं सकता, एक ठंडा नहीं खा सकता, एक के दांतों में प्रॉब्लम है, वो ठंडी चीज खाएगा तो झुंझुनाहट हो जाएगी, मर जाएंगे सर। 1-2 लोग तो मर जाएंगे उसमें से। सोचने वाली बात है। कहने का मतलब है अगर एक ही रिलीजन चलता तो सबके लिए तो सर टेंशन एंड टर्मोइल हो जाएगा ना। तो जब टेंशन एंड टर्मोइल होगा वहां डेवलपमेंट की बात कैसे करोगे? इंडिया एज अ डेवलपिंग नेशन सर, डेवलपमेंट की जब आप बात कर रहे हो तो टेंशन एंड टर्मोइल को कम करना पड़ेगा। इसीलिए रिलीजियस टॉलरेंस है, इसीलिए सेक्युलरिज्म है, इसीलिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन है। अब एक और सवाल उठता है, सर आखिर ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? एक रीजन तो बता दिया कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब शांति हो। टेंशन एंड टर्मोइल में आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, तो शांति लाना बहुत जरूरी है, और शांति के लिए सर रिलीजियस टॉलरेंस चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे का रीजन, बेसिक रीजन, और समझिए सर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस टेरेन। यहाँ के टेरेन अलग अलग है, ऊपर हिमालयन सिस्टम है, माउंटेनियस, फिर प्लेन्स आ जाते हैं, फिर डेक्कन है, उधर से कोस्टल प्लेन है। एक बात ध्यान रखना, कल्चर डिपेंड्स अपॉन द ज्योग्राफी। जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा कल्चर होगा, जैसी ज्योग्राफी होगी वैसा कल्चर होगा, और रिलीजन कल्चर का एक पार्ट होता है। सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूं, इस ज्योग्राफी से कनेक्ट करना। इंडिया की वर्सेटैलिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड। इधर से डेक्कन है, उधर प्लेन है,
गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बड़ा हुआ है, उधर से आपका राजस्थान है, डेजर्ट है, उधर से आपका जो हिमालयन रीजन है। अब समझिए इतनी वर्सेटिलिटी ऑफ प्लेन है, हमारे इधर आते हैं, चंबल में आते हैं, एक अजीब सा टेरेन है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां की ज्योग्राफी अलग होगी वहां का सर कल्चर अलग होगा, और रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, क्योंकि कल्चर के 4 पार्ट्स होते हैं, एक लिटरेचर, एक फाइन आर्ट्स यानी कि नाच गाना, और आपका आर्किटेक्चर एंड रिलीजन। तो जब ज्योग्राफी अलग तो कल्चर अलग, ज्योग्राफी अलग तो कल्चर अलग। ज्योग्राफी अलग तो कल्चर क्यों अलग? क्योंकि सर एक माउंटेन में, तो आप माउंटेन पे चढ़ के हर आदमी जा पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्लेन पे सेटल होना बड़ा आसान है। हर आदमी राजस्थान में जाके बड़ी मशक्कत करे बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी जगह रहना बड़ा आसान है। उधर आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं, लेकिन बीच में घाट्स को क्रॉस करके कोस्टल प्लेन में जाना है तो बड़ा मुश्किल है वो क्रॉस करके जाना। तो इसलिए जो लोग जहां पर हैं वो वहीं के वहीं लोकेटेड होकर रह जाते हैं, तो वहां की एक अलग कल्चर डेवलप हो जाता है। तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इसलिए है, डाइवर्सिटी क्यों है आप समझ गए, तो इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर है, कल्चर अलग है तो रिलीजन अलग है, रिलीजन अलग है तो हमें सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो अगर एक डेवलपिंग नेशन की तरह चलना चाहते हैं तो इंडिया, दैट इज भारत, भारत की ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी के साथ अगर आप सबको साथ में लेके चलना चाहते हो सर, तो आपको सभी का कल्चर अडॉप्ट करके चलना पड़ेगा, सबके रिलीजन के, सबके कल्चर को रिस्पेक्ट करके चलना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिकल 29 एंड 30 है, माइनॉरिटी का कल्चर भी प्रिजर्व करो। 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन प्रोपोगेशन करिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस शर्त है कि सर पब्लिक ऑर्डर में, मोरालिटी में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 25 से 28 करेक्ट करना प्लीज। अब एक जरूरी बात मैं कह रहा था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की बात तो समझ गए, अब यूनिटी की बात भी कर लेते हैं। इंडिया में यूनिटी क्यों है? यूनिटी इसलिए सर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस। मसाले चाहिए आपको ऊपर तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, साउथ में मसाले साउथ से मिलते हैं। पश्मीना शॉल चाहिए तो ऊपर से नीचे लानी पड़ेगी, लेदर जैकेट चाहिए तो ऊपर से नीचे लानी पड़ेगी, लेदर का सामान चाहिए कानपुर जाना पड़ेगा, बनारसी पान खाना है तो बनारस जाना पड़ेगा तमिलनाडु वाले को भी, समझ रहे हो? सो दिस इज इकोनॉमिक डिपेंडेंस सर, इट्स अ गेम ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है इसके साथ जुड़ गई आपकी यूनिटी, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये रीजन है इंडिया सेक्युलर क्यों है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है और सेक्युलर क्यों है, ये दोनों जवाब आपको शायद मिल गए होंगे। तो मैंने बार बार बोला कि हर एक कॉन्सेप्ट का व्हाट व्हाई हाउ पे जिक्र जरूर करें, जहन में ये चीज फिट करें और कनेक्टिविटी मैक्सिमम बिठाएं। सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक महान राष्ट्रपति यूएस के, जो कि एक रियलाइज सोल भी थे, श्री अब्राहम लिंकन